जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब क्लासेस में एक बार फिर से। जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा था, अध्याय नंबर हमारा चल रहा था 4, प्राथमिक क्रियाओं नाम से हमारा अध्याय चल रहा था, जिसमें हमने देख लिया था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है और मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है, 5 प्रकार की क्रियाएं की जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। उन सभी क्रियाओं के बारे में हमने समझ लिया था। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि मानव के द्वारा जो प्राथमिक क्रिया की जाती है तो उनमें कौन कौन से कार्य आते हैं, जिसमें हमने मुख्यतः देखा था कि जैसे कृषि से संबंधित कार्य आएंगे, जैसे खनन होगा, जैसे आपका पशुचारक होगा। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। और हमारा सेकंड नंबर वीडियो सेशन जो था उसके अंदर मैंने ये समझने का प्रयत्न किया था कि पशुचारक क्या है या पशुचारण क्या है, और उसके बाद ये भी समझने का प्रयत्न किया था कि चलवासी पशुचारण क्या है। और वो बात हमारी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी थी, थोड़ा बहुत रहा था कंसेप्ट, तो समझने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा और आगे। और उसके बाद में हम जो है इस पशुचारक का 2 नंबर जो भाग था, यानी कि हमने समझा था कि पशुचारण जो है वो 2 भागों में किया जाता है। एक होता है चलवासी पशुचारण और एक होता है वाणिज्य पशुधन पालन। तो हमने एक को समझ लिया था, दूसरा हम समझने जा रहे हैं और उसके अंदर से हमने लगभग उसकी विशेषताएं कंप्लीट कर ली थी। हमने बात रोकी थी हमारी ऋतु प्रवास पर, कि ये जो चलवासी पशुचारण किया जाता है ये ऋतु प्रवास के आधार पर किया जाता है। तो समझ लेते हैं एक बार कि ऋतु प्रवास क्या है और इसके आधार पर पशुचारण जो है, चलवासी पशुचारण जो ऋतु प्रवास के आधार पर क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिए, हमने पहले परिभाषा लिखी है कि ऋतु प्रवास क्या है, कि जब एक स्थान पर पशुओं के लिए चारा खत्म हो जाता है तो पशुचारक क्या करता है। पशुचारक का मतलब होता है पशु को चराने वाला। पशुचारक क्या करता है, ऋतु यानी कि मौसम के अनुसार नई जगहों की खोज में लग जाता है। और जब नई जगहों की खोज करता है तो उस नई जगह की खोज के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करता है। और जब ये दूरियां तय करता है नई जगह की खोज के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। समझना कि पशुचारक क्या करेगा, जब एक स्थान पर वो पशुओं को चारा दे रहा है, यानी कि उसके पास एक बड़ा मैदान है, उस बड़े मैदान पर पशु जो है चरने के लिए कम से कम उनके 20 दिन 25 दिन या महीने का चारा था वहाँ पर। तो 25 दिन 20 दिन महीने तक उन्होंने वहाँ पर चारा जो है खा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, उस स्थान पर चारा खत्म हो गया। तो पशुचारक क्या करेगा, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, मौसम यानी ऋतु के अनुसार नई जगह की खोज में लग जाएगा। मौसम के अनुसार क्यों, क्योंकि ये होता है कि जैसे कई बार ऐसे होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ठंडा इलाका है पहले से और वहाँ पर और मान लेते हैं ऊपर से इधर सर्दी का टाइम आ गया, इलाका भी ठंडा है उधर का और ऊपर से फिर मौसम भी कौन सा आ गया, सर्दी का आ गया। तो वहाँ पर क्या होगा, उन पशुओं के रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होगी। चारा मिलने से क्या होगा कि ओनली चारा खाने से थोड़ी ना पशु जो है हष्ट पुष्ट रहेगा। हो सकता है वो उस ज़्यादा ठंड की चपेट में आने की वजह से बीमार हो जाए और उसकी मृत्यु तक हो जाए पशु की। तो वो क्या करते हैं, मौसम को देखते हुए, यानी कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की खोज के लिए जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। समझ में आया होगा। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, कुछ 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने। एक लिखा है हमने हिमालय क्षेत्र का एग्जाम्पल, जिसमें कुछ जातियां या जनजातियों के नाम लिखे हैं, जिनमें 1 नंबर पर है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। ये चारों जनजातियों के जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, जब गर्मी का टाइम आता है, यानी ये वैसे तो पशुओं को क्या करते हैं, मैदान और पर्वत, हिमालय क्षेत्र है तो हिमालय क्षेत्र में क्या होगा, या तो पर्वतीय भाग होगा या मैदानी भाग होगा। तो ये उस दौरान क्या करते हैं, जब गर्मी का टाइम होता है तो ये क्या करते हैं, मैदानों से पशुओं को पर्वतों की ओर ले जाते हैं। गर्मी के टाइम में क्या करते हैं, पशुओं को मैदानों से पर्वतों की ओर ले जाते हैं और पर्वतों पर चारा ढूंढते हैं पशुओं के खाने के लिए। और जब क्योंकि मैदान के अंदर क्या आएगी, क्या पड़ने लग जाएगी, गर्मी पड़ने लग जाएगी। तो उसके कारण पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ठंड रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं, गर्मी के टाइम में जब इनको लग रहा है भी मैदानों में गर्मी बढ़ रही है, तो ये गर्मी के टाइम के अंदर क्या करते हैं, पशुओं को पर्वतों की ओर ले जाते हैं ताकि वहाँ पर ठंड रहे और पशु जो है उनके वो बीमार वगैरह न पड़े। तो इसके लिए वो पशुओं के लिए चारा भी ढूंढते हैं। कौन से क्षेत्र में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, जब गर्मी का मौसम है। और वापस से वो लोग क्या करते हैं, जब सर्दी आ जाती है, यहाँ पर उन्होंने 5-6 महीने के लिए चारा खिला रहे हैं पशुओं को पर्वतों पर, और जब सर्दी का टाइम आ जाता है तो पर्वतीय इलाका तो पहले से ठंडा होगा, और जब सर्दी आएगी तो यहाँ पर ठंडक बढ़ जाएगी, ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो उस टाइम क्या करते हैं, जब सर्दी आती है तो उस टाइम वापस ये पर्वतों से मैदान की तरफ आ जाते हैं और मैदानों पर पशुओं के लिए चारा ढूंढते हैं और वहाँ पर अपने पशुचारक करवाते हैं, पशुपालन करते हैं। समझ में आ रहा होगा कि चलवासी पशुचारण 2 तरीके से किया जाता है। तो हमने देखा था 1 नंबर चलवासी और 1 नंबर वाणिज्य पशुधन पालन।
तो चलवासी को तो समझ लिया, उसके कुछ एग्जाम्पल और समझ रहे हैं कि ये लोग ऋतु प्रवास क्यों करते हैं। क्योंकि जब मैदान के अंदर गर्मी बढ़ रही है तो उसके लिए ये क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर ठंड होती है, और जब पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी बढ़ने लग जाए तो उस टाइम ये क्या करते हैं, वापस से मैदान की तरफ आ जाते हैं, यानी कि कुछ गर्म इलाके में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से ऋतु के हिसाब से जो है क्या करते हैं, अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये था हमारा हिमालय क्षेत्र का एग्जाम्पल। आपको एक बार स्क्रीन पर चलती हुई इमेज भी दिख रही होगी, जिसके अंदर पर्वतीय क्षेत्रों पर पशु चरते हुए दिख रहे होंगे, और ठंड का इलाका सा जब मौसम दिख रहा है उस टाइम आपको गर्मियों के अंदर जो गर्मियों का इलाका है या मौसम है उस टाइम क्या करते हैं, जो गर्म प्रदेश है वहाँ पर पशु चरते हुए दिख रहे हैं, और जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पर भी पशु चरते हुए दिख रहे हैं, और मौसम के हिसाब से इनका ऋतु प्रवास करवाया जाता है, इनको इनकी जगह जो है चेंज करवाई जाती है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि टुंड्रा प्रदेश। आप एक बार फिर से बोर्ड पर देखिए, ये आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी कि जिसके अंदर टुंड्रा प्रदेश, आपको मैंने पहले भी समझाया था, ये जो यूरोप और एशिया का जो ऊपर का भाग है, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा जो कि टुंड्रा प्रदेश है। तो इस टुंड्रा प्रदेश की बात हो रही है कि इस टुंड्रा प्रदेश का जो उत्तर का भाग, पूरे महाद्वीप, इस पूरे संसार के मैप की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली बात करें हम उस टुंड्रा प्रदेश की, कि उस टुंड्रा प्रदेश का जो उत्तर का भाग दिख रहा है आपको और जो दक्षिण का भाग दिख रहा है, इन दोनों को मैंने तीर से डार्क भी कर रखा है, मार्क भी कर रखा है। तो इस उत्तर और इस दक्षिण टुंड्रा प्रदेश के क्या करते हैं ये लोग कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो उत्तरी भाग है वहां पर क्या रहती है, टुंड्रा प्रदेश में ठंड रहती है, सर्दी रहती है, ठंडा इलाका है। तो ये लोग क्या करते हैं, दक्षिण से, नीचे वाले भाग से जब गर्मी होती है तब ये लोग क्या करते हैं, ठंडे इलाके में चले जाते हैं, यानी ऊपर उत्तर की ओर चले जाते हैं। और जब उत्तर में सर्दी बढ़ जाती है तो ये वापस क्या करते हैं, वहां से निकल करके वापस दक्षिण में आ जाते हैं, यानी कि सर्दियों के टाइम दक्षिण में आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर दक्षिण जो भाग दिख रहा है आपको उस प्रदेश, उस मैप के अंदर, उस दक्षिण भाग के अंदर गर्मी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, जब सर्दियों का टाइम आता है तब तो ये क्या करते हैं, दक्षिण में आ जाते हैं, गर्म प्रदेश में आ जाते हैं, और जब गर्मियों का टाइम आता है तो ये ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं, यानी उत्तर की ओर चले जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इस हिसाब से कि जब सर्दी गर्मी का मौसम परिवर्तन होता है तो इस हिसाब से क्या करते हैं ये लोग, ठंडे प्रदेश, जब जहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ रही है तो ये गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं, और गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से ऋतु के हिसाब से लोग परिवर्तन करते हैं। तो ये प्रवास हमारा क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास। आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर का, कि चलवासी पशुचारकों की संख्या में कमी आ रही है क्यों। देखो पहले क्या होता था, चलवासी पशुचारक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, यानी कि इस प्रकार का पशुचारण बहुत ज़्यादा किया जाता था, एक बड़ी संख्या में किया जाता। लेकिन अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, इनकी संख्या में कमी आ रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी संख्या में कमी क्यों आ रही है, हमें कारण बताने हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के कारण है, या 2 कारण है मुख्य रूप से, इंपॉर्टेंट 2 ही कारण माने गए हैं। एक तो कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे कारण है लेकिन इंपॉर्टेंट या मुख्य रूप से 2 ही कारण है। एक तो कौन सा है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण करना, यानी कि क्या है कि बाउंड्रियां बन चुकी है, सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है राजनीति के आधार पर। आप लोग देखते हो कि मैप पर ये जिला अलग बांट दिया, ये देश अलग बांट दिया, ये राज्य अलग बांट दिया। तो इस हिसाब से कि राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया कि भी तेरे खेत में नहीं आना, मेरे खेत में नहीं घुसना, उस देश में नहीं जाना, उस राज्य की बाउंड्री में नहीं जाना, उस देश की बाउंड्री में नहीं जाना, इस प्रकार से। तो यानी सीमाओं का निर्धारण हो गया। उसकी वजह से क्या करते हैं ये लोग, जो बेचारे चलवासी का मतलब होता है घूम फिर के चराना, और ये लोग घूम फिर कर स्वतंत्रता से घूम फिर करके पशुओं का पालन पोषण नहीं करा पाते, उनको पशुओं को नहीं चरा पाते, उनका पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से यानी सबसे मुख्य कारण किसको माना गया, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण कर देना, यानी राजनीतिक सीमाओं के आधार पर बंटवारा कर देना, देशों का, राज्यों का, तहसीलों का, जिलों का, गांवों का, खेतों का, इस आधार पर। तो ये क्या करते हैं, एक खेत से दूसरे खेत पर या एक देश से दूसरे देश में ये लोग जो है आसानी से नहीं जा सकते, इनको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो इतना लंबा चौड़ा झंझट कौन करेगा, इससे अच्छा है वाणिज्य पशुधन पालन किया जाए। इसलिए धीमे धीमे ये जो चलवासी पशुचारण क्या है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और दूसरा कारण क्या समझा गया है कि नई नई बस्तियां बनने लग गई है, यानी कि जो पहले बड़े बड़े खाली मैदान पड़ रहते थे वहाँ पर क्या होने लग गया, धीमे धीमे नई नई बस्तियों का निर्माण होने लग गया। यानी कि वो जो घास के मैदान जो खाली पड़े रहते थे वहाँ पर बस्तियाँ बनने लग गई है। उसकी वजह से भी चलवासी पशुचारण जो है कम होने लग गया। यानी कि अब बस्तियाँ बन रही है तो वहाँ पर पशुओं के लिए चारा कहाँ से होगा, और पशुओं के लिए मैदान ही नहीं होगा, चारा ही नहीं होगा, तो चलवासी पशुचारण किया कैसे जाएगा। समझ में आया होगा कि चलवासी पशुचारण जो है कम क्यों हो रहा है, उसके 2 कारण क्या माने गए हैं, ऋतु प्रवास क्या होता है, किन क्षेत्रों में किन जनजातियों के द्वारा पाला जाता है। ये ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना कि ये जनजातियां कहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुचारण करती है। तो ये हिमालय क्षेत्र में करती है,
मैदानों से पर्वतों में चली जाती है गर्मी के टाइम, और पर्वतों से मैदानों में आ जाती है सर्दी के टाइम। एक दूसरा प्रदेश हमने देखा टुंड्रा प्रदेश, वहाँ पर भी ये दक्षिण से उत्तर में चली जाती है क्योंकि उत्तरी इलाका क्या है ठंडा, और सर्दियों में ये दक्षिणी इलाके में आ जाती है क्योंकि दक्षिणी इलाका क्या है गर्म। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा चलवासी पशुचारण। अब चलवासी पशुचारण को लेकर हमने सारी विशेषताएं, सारी बातें, सारे एग्जाम्पल, सारी जनजातियां, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 नंबर बात करते हैं हमारा वाणिज्य पशुधन पालन की। तो चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं एक बार, वाणिज्य पशुधन पालन है क्या, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं। तो चलिए अभी अपनी बात करते हैं शुरू वाणिज्य पशुधन पालन की, कि क्या है वाणिज्य पशुधन पालन, किसे कहा जाता है वाणिज्य पशुधन पालन, क्या रहेगी इसकी परिभाषा और क्या रहने वाली है इसकी विशेषताएं, और कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर इन वाणिज्य पशुधन पालन जो है सर्वाधिक संख्या में किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो एक एक विशेषता को, एक एक क्षेत्र को हम मैप के जरिए अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए कि वाणिज्य पशुधन पालन है क्या, कि जब व्यवसाय की दृष्टि से, व्यवसाय यानी कि इनकम की दृष्टि से पशुओं का वैज्ञानिक विधियों के द्वारा क्या कर दिया जाए, पालन पोषण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। कहने का अभिप्राय है कि इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार नहीं होता कि जैसे चलवासी पशुचारण में होता है कि पशुओं को अपने ऐसे ही घुमाते फिराते रहते हैं और ऐसे उनको जो है उनका पालन पोषण करते हैं, घास फूस जो है बड़े मैदान के अंदर उनको चारा जो है उनको बड़े मैदान के अंदर ले जा करके चराया जाता है। ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इसमें क्या किया जाता है कि पशुओं को पाला जरूर जाता है, लेकिन उनका रख रखाव यानी उनकी देख रेख जो भी है पशुओं की, तो वो व्यवसाय की दृष्टि से पाला जाता है। पहली बात तो ये, पशुओं को व्यवसाय के लिए, यूं नहीं कि अपने जीवन यापन के लिए, व्यवसाय के लिए पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। उसके साथ में क्या है कि जब व्यवसाय के लिए कर रहे हो तो उसको पशुओं को पालने के लिए हमें वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक विधियों का कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा भी पशु में किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं आ गया है, या पशु जो है किस प्रकार की नस्ल का है, उनकी नस्लों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इससे रिलेटेड जो भी कार्य जो है इनमें किया जाता है। और जब वैज्ञानिक विधियों से पशुओं का पालन पोषण कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं उसे। व्यवसाय की दृष्टि से यानी कि रुपये पैसे की दृष्टि से, जैसे समझने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग तो आजकल अधिकतर जो वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पशुओं से प्राप्त जो भी खाद्य सामग्री है, जैसे दूध वगैरह है या अदर प्रकार का जैसे कोई मांस वगैरह है, इस प्रकार से तो पशुओं को या तो उनसे प्राप्त जो भी सामग्री है उसके लिए पाला पोसा जाता है, या उनको खरीद बेच के लिए यानी उनका क्रय विक्रय करने के लिए उनका पालन पोषण किया जाता है। यानी व्यवसाय की दृष्टि से जब पशुओं को पाला जाता है और वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करके पाला जाता है तो उसे कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। यहां तक समझ में आया होगा। अब इसकी एक एक विशेषता की भी चर्चा कर लेते हैं। विशेषता क्या क्या रहने वाली है। 1 नंबर विशेषता ये है, एक अधिक व्यवस्थित यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से और पूंजी प्रधान व्यवसाय है। व्यवस्थित का कहने का मतलब क्या है कि इसमें पशुओं को उनके रख रखाव यानी पशुओं को रखने के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है, यानी कि कुछ बड़ा भूभाग बनाना पड़ता है, वहाँ पर उनके चारे के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके लिए छोटे छोटे जो है एक प्रकार से दीवारों से जो दीवारें निकाल करके छोटे छोटे जो है चबूतरे से बना दिए जाते हैं, जिनके अंदर उनको चारा डाल दिया जाता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, इनके लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ता है भी। उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके पानी पीने के लिए अलग से कुछ एक बड़ा हौद टाइप कुछ बना दिया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है पशुओं को पानी वगैरह जो है आसानी से सबको आसानी से पिलाया जा सके। और उनके उसके साथ साथ में क्या है कि पशुओं के अंदर कोई भी यानी कि उनकी नस्ल जो है उसकी नस्ल को लेकर के या फिर उसके प्रजनन को लेकर के इनका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये क्या है कि एक व्यवस्थित तरीका है, यानी कि व्यवस्थित रूप से पशुओं का पालने वाला है। यूं नहीं कि भी एक आधे पशु में अगर कोई रोग आ गया तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, मर गया तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। इसमें उच्च क्वालिटी की यानी अच्छी नस्ल के पशुओं को पाला जाता है। और जब आप अच्छी क्वालिटी की यानी बढ़िया नस्ल के पशुओं को पालन पोषण कर रहे हैं तो वहाँ पर रुपया पैसा भी ज़्यादा लगेगा। और जब उनका रख रखाव की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने के लिए एक बड़ा जो भी है अपने जो बड़ा मकान वगैरह भी है या फिर बड़े कोई अपने चार दीवारी करके उनके रख रखाव की व्यवस्था कर रहे हैं, पशुओं को रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मात्रा में क्या लगती है, पूंजी। तो ये क्या है, अधिक पूंजी वाला यानी पूंजी प्रधान व्यवसाय है और अधिक व्यवस्थित व्यवसाय है, यानी कि इसमें व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है पशुओं के रहने की भी। छोटे पशुओं को अलग रखना है, बड़े पशुओं को अलग रखना है, नस्लों के आधार पर पशुओं को अलग रखना है, इस हिसाब से। तो ये क्या है कि व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय है। उसके साथ में क्या है कि इसमें बड़े फार्म में, दूसरी विशेषता क्या है, इसमें बड़े फार्म में फैले स्थायी फोरम होते हैं।
यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको एक बोर्ड पर इमेज चलती हुई दिख रही होगी, पहले आप इस इमेज को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इमेज दिख रही है इसमें देखिए कि आपको पशुओं को एक फार्म में रखा जा रहा है, यानी कि एक बड़ा सारा जो भी है घर टाइप कुछ भी ले सकते हो कि पशुओं के रहने के लिए बनाया हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है कि एक स्थायी होता है, इनकी जगह स्थायी होती है। ऐसे नहीं कि मौसम के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं, तो मौसम के हिसाब से परिवर्तन नहीं होते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनको इसी स्थान पर रखा जाता है। तो ये क्या होते हैं, एक तो ये बड़े फार्म होते हैं और ये बड़ी संख्या में फैले होते हैं, यानी बड़ी मात्रा में फैले होते हैं, बड़ी जगह पर फैले होते हैं। और ये होते कैसे स्थायी होते हैं, यानी अस्थायी नहीं होते कि मौसम के हिसाब से इनको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो स्थायी होते हैं, चाहे ठंडा मौसम हो चाहे गर्म मौसम हो, इनको यहीं पर रखा जाता है। तो ये बड़े जो स्थायी फार्म होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, रेच कहते हैं, यानी ये बड़े स्थायी फार्म रेच कहलाते हैं, यानी ये रेच बनाए होते हैं इनको रहने के लिए। तीसरी अपने विशेषता की बात करें तो इनको चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर अलग अलग किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है भाई, छोटे पशुओं को देखो, समझने का प्रयत्न कीजिए कि इसमें पशुओं को तो एक साथ में रखा जाता है, एक बड़ा भूभाग है, उस बड़े भूभाग में पशुओं को एक साथ में रखा जाएगा, लेकिन उसमें अलग अलग नस्ल के जो पशु हैं उनको अलग अलग रखने के लिए, या उनको जो कुछ छोटे पशु हैं कुछ बड़े पशु हैं उनको अलग अलग रखने के लिए, उनके चारे को अलग अलग नियंत्रित करने के लिए, उनके खाने के लिए उनकी मात्रा जो है अभी इस पशु को इतनी मात्रा में चारा मिलना चाहिए, तो इनकी चराई को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, बाड़ बनाई जाती है। आपको फिर से एक इमेज दिख रही होगी, इसमें पशुओं के बीच में आपको पशु खड़े हुए दिख रहे हैं और पशुओं के बीच में छोटी छोटी दीवारें दिख रही हैं, ताकि एक पशु जो है दूसरे पशु के जो भी वो पात्र है उसके अंदर जो है भोजन वाला पात्र है, उसके चराई का जो पात्र है उसमें मुँह वगैरह न लगा सके। तो इस प्रकार से चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगा करके या दीवार वगैरह बना करके चराई को नियंत्रित किया जाता है। जब एक भाग का चारा खत्म हो जाता है तो इन्हें दूसरे भाग में ले जाया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पशुओं के लिए चारा वगैरह डाल दिया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि भाई कोई अच्छी नस्ल का पशु है, उसकी चारा जो है उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, तो उस पशु को जो है उसकी जगह जो है प्रतिस्थापित कर दी जाती है, उसको विस्थापित कर दिया जाता है, उसकी जगह चेंज कर दी जाती है। उसके बाद में आगे वाली विशेषता क्या है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें विशेष प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। कहने का मतलब ये है, आप पहले तो बोर्ड पर चलती हुई इमेज देखिए, आपको पहली इमेज में दिख रहा होगा कि एक बड़ी मात्रा में ओनली गायों को पाला जा रहा है, फिर आपको दूसरी इमेज में दिख रहा होगा ओनली भैंसों को पाला जा रहा है, और तीसरी इमेज में आपको दिख रहा होगा ओनली भेड़ों को और बकरियों को पाला जाता है। तो ये क्या है कि विशिष्ट गतिविधि है, यानी कि विशिष्ट रूप से करने वाला कार्य है जिसमें एक ही नस्ल के पशुओं को ज़्यादा पाला जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति होगा, जो भी पशुचारक होगा, इस वाणिज्य पशुधन पालन का जो भी पशुचारक होगा वो क्या करेगा, एक ही नस्ल के पशुओं को एक साथ में रखेगा, चाहे वो उनको गायों को पाल ले, चाहे वो भेड़ों को बकरियों को पाल ले, चाहे भैंसों को पाल ले। तो इस प्रकार से आगे समझने का प्रयत्न करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस प्रकार से कि फोरम में पशुओं के प्रजनन में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस फोरम के अंदर जिन पशुओं को पाला जाता है उन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कोई भी पशु जो है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं आ गई। अगर बीमारी आ गई या फिर बीमारी आने का चांस वगैरह लगता है उनको, तो इनको टाइम पर समय समय पर इनको क्या कर दिया जाता है, इनको टीके वगैरह दिए जाते हैं जिससे कोई भी पशु के अंदर किसी प्रकार की बीमारी न फैले। उसके साथ साथ में क्या है कि बीमारियों पर तो नियंत्रण रखते हैं, उसके साथ साथ में पशुओं के प्रजनन में भी सुधार पर ध्यान देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें पशु जो है वो प्रजनन कर रहा है, यानी कि एक नए बच्चे को जन्म दे रहा है, तो उस दौरान विशेष ध्यान रखा जाता है कि पशु जो है उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, या प्रजनन के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही, कोई रुकावट तो नहीं आ रही, ताकि क्या है कि जो पशु है जो प्रजनन कर रहा है तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जो पशु का बच्चा जन्म लेने वाला है, वो बच्चा भी अच्छा हो, यानी स्वस्थ पैदा हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है, प्रजनन में भी सुधार किया जाता है और बीमारियों पर भी नियंत्रण रखा जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है उनके स्वास्थ्य पर। तो ये हुई इसकी कुछ पांच छह विशेषताएं। एक दो विशेषताएं और पढ़ लेते हैं इनके क्षेत्र कौन से हैं, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक दो विशेषताओं की ओर, कि इसमें पशुओं से मांस, खाल, ऊन और दूध को वैज्ञानिक तरीकों से या वैज्ञानिक विधियों से प्रोसेस करके और डिब्बा बंद करके बाजार में बेचा जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि इसमें जो पशुओं से मांस मिलता है, खाल मिलती है, ऊन मिलता है, और विशेष रूप से जो दूध मिलता है पशुओं से,
उनको क्या करते हैं लोग, वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक तरीकों से। आजकल आप मार्केट में देखते हो कि मार्केट में आपको मांस भी मिलता है, बना बनाया मांस जो है पैकिंग रूप में मिलता है, और वो लगभग 10-15 दिन तक खराब नहीं होता। आपको दूध भी मार्केट में मिलता है, 2-4 दिन तक तो थैलियों वाला दूध नहीं खराब होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कर दिया जाता है, वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक तरीकों से प्रोसेसिंग करके और बाद में उसको डिब्बा बंद कर दिया जाता है। कहने का अभिप्राय है उनको थैलियों में, डिब्बों वगैरह में बंद कर दिया जाता है, और उन पर एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी होती है। तो आप जब भी मार्केट में जाओ, आप इस प्रकार का अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मांस वगैरह या दूध वगैरह जो है डिब्बों वाला, अगर उसको यूज कर रहे हो तो उससे पहले आप उसकी जो है एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे जो इन पशुओं से जो प्राप्त है ना, ये जो मांस वगैरह है या जो दूध वगैरह है, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है, ये क्या ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है सेफ नहीं रहता है। तो इसमें एक्सपायरी डेट कुछ ही दिनों की होती है, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं चलता है। तो आप एक्सपायरी डेट जो देख करके इनको खरीदना। तो समझना ये है कि इससे क्या होता है कि मांस, खाल, ऊन और जो दूध होते हैं उनको वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक तरीकों से प्रोसेसिंग करके और डिब्बों में बंद करके और बाद में बाजार में बेच दिया जाता है। ओनली किसमें? वाणिज्य पशुधन पालन में। लास्ट विशेषता देख लो, चाहे क्षेत्र देख लो, कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के पशुओं को मुख्य रूप से पाला जाता है। तो आपका 1 नंबर पर आ गया यूएसए, 2 नंबर पर आपका आ गया अर्जेंटीना, और उसके बाद में आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य एशिया और दक्षिणी अफ्रीका। चलिए आपको एक बार फिर से इसको मैप के अंदर मैं दिखा देता हूँ। और संसार के मैप में एशिया, ये जो महाद्वीप जो है, इन महाद्वीपों में एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको लंबे टाइम तक जो है मैप से देखा हुआ, पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। देख लीजिए एक बार, आपको स्क्रीन पर चलता हुआ एक इमेज दिख रही है। उसके अंदर मैप में आपको दिख रहा है इधर वाला जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का जो ये भाग मैंने डार्क कर रखा है, इस भाग के अंदर यूएसए, यानी ये यूएसए वाला भाग आ गया। तो इस भाग के अंदर सबसे ज्यादा ये पशुपालन किया जाता है। उसके बाद में अर्जेंटीना, यानी जो दक्षिणी अमेरिका है, नीचे वाला जो दिख रहा है दक्षिणी अमेरिका है, उसका जो भाग डार्क कर रखा है नीचे वाले दक्षिणी अमेरिका का, तो वहां पर ये पशुपालन सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद में जो आपको मैप पर उधर दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसको भी डार्क कर रखा है, और ऑस्ट्रेलिया, और उस ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो एक साइड में दिख रहा है वो आपका आ गया न्यूजीलैंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी और वहां पर उस न्यूजीलैंड में भी यहाँ पर विशेष रूप से इसको पाला जाता है, पालन पोषण किया जाता है। उसके बाद में ऊपर वाला भाग दिख रहा होगा एशिया का मध्य भाग, वो आपका आ गया मध्य एशिया, यहाँ पर भी पशुपालन किया जाता है। और उसके बाद में लास्ट आपको ये नीचे वाला जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और इसका जो दक्षिणी भाग है ये डार्क किया हुआ, तो यहाँ पर ये पशुपालन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो आपका वाणिज्य पशुधन पालन है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार किया जाता है, किन क्षेत्रों में किया जाता है, और किस प्रकार का थोड़ा व्यवस्था का ध्यान वगैरह भी रखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सहयोग कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।